हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं पर्टेनिंग टू अपकमिंग एग्जाम यूपीएससी, ईपीएफओ, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम, जो कि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी हिस्सा है, जैसे कि यूजीसी नेट, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो आज हमने पहले पार्ट 1 डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल रिलेशन का। आज हम पार्ट 2 ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट लेके आए हैं, जिसके तहत हम कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध से रिलेटेड है। आज हम वो डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। लेट्स स्टार्ट विद दैट कंसेप्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। सबसे पहले देखते हैं कॉमोडिटी कॉन्सेप्ट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कॉमोडिटी, यहाँ पे कॉमोडिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स। हेयर लेबर इज बीइंग ट्रीटेड लाइक अ कॉमोडिटी। दिस कॉन्सेप्ट कंसिडर्स labor as commodity to be bought and sold depending upon the market forces, that is law of demand and law of supply। तो यहाँ पे क्या है, जो वर्कर हैं, जो लेबर क्लास है, उसको एक कॉमोडिटी की तरह देखा जाता है, एक वस्तु की तरह देखा जाता है, जो कि जो मार्केट फोर्सेस, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हैं, उनके हिसाब से लेबर को खरीदा और बेचा जा सकता है। दैट labor has sell is being considered as a commodity to be bought and sold in the market। यहाँ पे लेबर क्लास के इमोशनल सोशल एस्पेक्ट्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है। The concept overlooked emotional and social characteristic which influences the productivity of labor class। तो ये है commodity concept which considers labor as a commodity। Moving on to next, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्ट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने ये देखा हो, ये कार्ल मार्क्स के समय से जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, उस समय का कंसेप्ट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्ट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या होता है, इन दिस कंसेप्ट employees are being treated as mere economic factor of production such as tools and machines। ये जो कमोडिटी कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा सा अलग हटके है, सिमिलर कंसेप्ट है कि जहां पे वर्कर्स को, लेबर क्लास को ऐसे ही समझा जाता है जैसे कि वो मशीन है या टूल है। उनसे जितना ज्यादा काम करवाओगे उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन को मेन माना जाता है एंड द मीन्स टू अचीव दोज प्रोडक्शन को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो लेबर क्लास को, जैसे कि टूल्स और मशीन्स को हम यूज करते हैं, जिनका हम बार बार चलाते रहते हैं, बिजली आई और स्टार्ट कर दिया कि लगे रहो, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी लेबर क्लास को लाइक अ इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझा जाता है। ये कार्ल मार्क्स के समय का कंसेप्ट है, मार्क्सिस्ट अप्रोच है। सो here employees are being treated as economic factor of production such as tools and machine। the labor was treated in the same manner as the physical factor of production like money, material, land। जैसे कि कैपिटल असेट्स होते हैं, मनी, लैंड, मटेरियल, इक्विपमेंट, मशीन्स, इसी की तरह लेबर क्लास को ये ही समझा जाता है जैसे कि वो फिजिकल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एंड हैज नो स्पेशल प्रोमिनेंस ओवर द लेटर, और इनसे ज्यादा उनकी अहमियत कुछ भी नहीं है। तो ये था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, थोड़ा बदलाव होता जाता है, मशीन दी कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसके ऊपर क्या आ गया, मशीन दी कॉन्सेप्ट आ गया। मशीन दी कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया, दिस कंसेप्ट फोकसेस ऑन द कंसर्न दैट हाउ मशीनरी माइट बी इफेक्टिवली यूज्ड। यहाँ पे ये देखा गया कि एक मशीन को इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाएगा, तो उसके लिए कोई स्किल्ड मैन पावर चाहिएगी। तो मशीनरी कॉन्सेप्ट में ज्यादा से ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मशीन को कैसे इफेक्टिवली, एफिशिएंटली यूज किया जाएगा, ऐसे स्किल्ड वर्कर की तरफ फोकस किया गया। मतलब अनस्किल्ड वर्कर से स्किल्ड वर्कर को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। हेयर द फोकस वाज कंसर्न दैट machinery might be used effectively, thus the employer must treat his employees as operating organization of machine and pay attention to such matter as the selection of employees and training method। यहाँ पे फिर क्या है, एम्प्लॉय की जो कंसर्न रहेगी वो ये रहेगी कि ऐसे एम्प्लॉयज का सिलेक्शन किया जाए, ऐसे एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट की जाए जो कि मशीन चलाने में, मशीन ऑपरेट करने में एक्सपर्ट हो, उनकी ट्रेनिंग की जाए। तो यहाँ पे जस्ट मेयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से बढ़ के थोड़ा सा उसको लेवल को बढ़ाया गया, थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट किया गया कि उनकी ट्रेनिंग भी की जाने लगी, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट भी किया जाने लगा। सो दिस इज मशीन दी कॉन्सेप्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट,
ये जो कॉन्सेप्ट थे बेसिकली स्टार्टिंग के थ्री, ये इंडस्ट्रियल जब रिवॉल्यूशन हुआ उस समय के कॉन्सेप्ट थे। उसके बाद इन लेबर क्लास का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ, एक्सप्लॉइटेशन के बाद बहुत ज्यादा विद्रोह हुए, रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसके बाद एम्प्लॉयर ने लेबर को एज अ कमोडिटी ना मान के उनके वेलफेयर के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। तो उसी संदर्भ में पहला जो कॉन्सेप्ट उभर के आया वो आया गुडविल कॉन्सेप्ट। गुडविल कॉन्सेप्ट, एम्प्लॉयर बिगेन टू प्रोवाइड वेरियस वेलफेयर मेजर्स टू दी लेबर। यहाँ पे सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर कमोडिटी की तरह ट्रीट ना करके वर्कर्स को उनके गुडविल की तरफ देखा जाने लगा, उनके वेलफेयर की तरफ देखा जाने लगा और उनके लिए वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड किए जाने लगे, जैसे कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाने लगे, फर्स्ट एड प्रोवाइड करी जाने लगी फैक्ट्रीज में, उनके लिए प्रॉपर रेस्ट रूम देने शुरू किए, यूरिनल्स, टॉयलेट्स, ठीक है। एंड बाय रियलाइजिंग दैट द वेलफेयर ऑफ देयर एम्प्लॉइज हैड अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन देयर प्रोडक्टिविटी, और ये रियलाइज किया गया कि अगर हम अपने एम्प्लॉइज का वेलफेयर करेंगे तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा हमारी प्रोडक्टिविटी को, और एफिशिएंटली वर्कर काम करके हमारी प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली इंक्रीज होगी। सो दिस इज गुडविल कॉन्सेप्ट। तो ये सब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद कुछ वेलफेयर मेजर लेके आए गए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्सेप्ट। वर्कर्स वर बीइंग ट्रीटेड एज नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंदर गुडविल से भी आगे बढ़ के वर्कर्स को नेचुरल रिसोर्स समझाना आने लगा, ना कि सिर्फ कमोडिटी समझाना आने लगा, जब बल्कि उनको एक नेचुरल रिसोर्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन समझा जाने लगा। इंपॉर्टेंट, उनके वेलफेयर से हमारा अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा, एफिशिएंटली काम होगा, और उनके लिए अच्छे अच्छे वेलफेयर मेजर्स लाए जाने लगे, जैसे कि चाइल्ड लेबर लॉज लेके आए गए, वर्कमैन कंपनसेशन लॉज लेके आए गए, ताकि अगर कोई इंजरी हो जाती है या डिसेबलमेंट हो जाती है या डेथ हो जाती है तो उनको उसके हिसाब से कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये सब वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर आया। महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट लेके आया गया, ठीक है। ये सब उनके वेलफेयर के लिए पास किए गए ये लॉज अंडर दी नेचुरल रिसोर्स कॉन्सेप्ट। और ये एक बेस था, ये बेस किस चीज का था? पैटर्नलिज्म कॉन्सेप्ट के डेवलप होने का बेस था। दिस वाज द बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्नलिज्म। आगे हम देखते हैं पैटर्नलिज्म कॉन्सेप्ट क्या था। पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट, पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, पैटर्नलिज्म हमारे पेरेंटल, जहां पे हमें फादरली फिगर की तरह एक्ट करना पड़ेगा एक एम्प्लॉयर को, जैसे कि वो अपने बच्चों को ट्रीट करता है, ऐसे ही वर्कर क्लास को वो फादरली फिगर की तरह फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगा। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट मस्ट अज्यूम a fatherly and proactive attitude toward his employees by helping the employees to meet various needs such as the parents meet the requirement of children. Management make decision regarding the type of benefits, quantum of benefits and mode of providing them, such as statutory bonus, such as customary bonus, such as other incentives, ठीक है। ये सब अब जैसे कि बाप बच्चों को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें प्रोवाइड करवाता है, ऐसे ही पैटर्नलिस्टिक कंसेप्ट के अंदर एम्प्लॉयर ने फादरली फिगर अज्यूम की और लेबर क्लास को ऐसे ऐसी उनकी ध्यान में रखते, नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना शुरू किया। उनको क्या, कितने क्वांटम, कितनी क्या फैसिलिटी चाहिए, उनका कितना क्वांटम होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में प्रोवाइड करवाई जाएगी और क्या मोड से प्रोवाइड करवाई जाएगी, किस तरीके से। जैसे कि दिवाली आ गई तो दिवाली बोनस दिया जाएगा, कितना बोनस दिया जाएगा, कैसे बोनस दिया जाएगा और उसको कैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। ये सब पार्ट थे पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट के। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट। अब ये सब डेवलपमेंट हो रहा था, वर्कर्स को सिर्फ मशीन समझ के कि उनको 18-18 घंटे तक काम करवाना है, बच्चों और महिलाओं का एक्सप्लॉइटेशन होना है, ये सबसे ऊपर उठ के अब ह्यूमन रिसोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच चल रही थी एम्प्लॉयर्स की, जो कि वर्कर्स को दी जा रही थी। अंडर द ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट स्टेटेड दैट द वर्कर्स हैड सर्टेन इनएलिएनेबल राइट्स। वर्कर्स के कुछ इनएलिएनेबल राइट हैं जो कि उनसे एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ राइट्स हैं जो कि हम उनसे अलग नहीं कर सकते, जैसे कि राइट टू रेस्ट, राइट टू प्रॉपर स्लीप, राइट टू फूड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये सब एक मानवता के, मानव होने के नाते ये ऐसे अधिकार हैं जो कि नेचुरल राइट है, एक आदमी को, एक मनुष्य को पैदा होने के साथ ही मिल जाते हैं, और जिनको छीनना बहुत गलत है
जिनको हम इनएलिएनेबल राइट्स हैं, इनको छीन के इनके अधिकारों से वंचित करके हम अपना प्रोडक्शन नहीं ले सकते. दिस इज द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट. This concept stated that worker had certain inalienable right as a human being and these rights were as important as the right of other person. जैसा कि एम्प्लॉयर के लिए राइट है, सोने का राइट, खाने पीने का राइट, तो ऐसे ही मजदूर का भी राइट है. So it is the management's duty to recognize these rights and provide them and do not void them of these rights. So this was the humanitarian concept. Moving on to next. ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. ये सब हम कमोडिटी अप्रोच से शुरू किया था और बढ़ रहे थे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की तरफ, जो कि आज मॉडर्न एरा का कंसेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स. एचआर एक हर कंपनी के अंदर आप देखेंगे एचआर वर्ड यूज होता है. एचआर एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बन गया है. ह्यूमन रिलेशन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हमारा एक डिपार्टमेंट बन चुका है हर कंपनी के अंदर, जो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, वेलफेयर एमेनिटीज देखता है वर्कर्स की. तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा? ह्यूमन रिलेशन इज मोटिवेटिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेटिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन in order to develop a teamwork which effectively fulfills their needs and achieve organization goal. इसके अंदर क्या होता है ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट के अंदर, जो एचआर डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है ताकि वो एक टीम के अंदर काम करे, एक टीम वर्क में काम करें, जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो इफेक्टिवली, एफिशिएंटली इंक्रीज किया जा सके और साथ में जो एम्प्लॉयज की नीड है उसको भी फुलफिल किया जा सके. द फोकस इज ऑन पीपल, फोकस एम्प्लॉयज पे है. द एंड द एम्फेसिस इज क्रिएटिंग अ वर्कफोर्स विद हाई मोरल, उनका मोरल बूस्ट अप रहे, उनके उन लोगों का मोरल इतना अच्छा हो, वो इतने खुशी खुशी काम करें कि प्रोडक्शन अल्टीमेटली इतना एफिशिएंटली होके इंक्रीज होता रहे और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता रहे. एन अटेम्प्ट टू डेमोक्रेटाइज द ऑर्गेनाइजेशन एज अ वन बिग हैप्पी फैमिली. ये एक अटेम्प्ट था डेमोक्रेटी, जैसे फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. सिमिलरली ये एक अटेम्प्ट था, वो सिटीजन के अधिकार होते हैं. यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल सिटीजन बोलेंगे हम वर्कर्स को. इंडस्ट्रियल सिटीजन के भी अधिकार हो गए थे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कि उनके लिए अगर कुछ डिसीजन लिया जा रहा था तो उनके अंदर वर्कर्स की एक से थी और वो काम ऐसे कर रहे थे जैसे कि एक वन बिग हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी बिग फैमिली की तरह काम कर रहे थे, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कार्यरत थी, ताकि और जो प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में जॉइंटली काम कर रहे थे. उसके बाद जैसे हमने देखा कि उन लोगों को वॉइस दे दी गई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक राइट्स की तरह का बात कर रहे थे. इसी तरह सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट, सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट में इन दिस अप्रोच सिमिलर टू सिटीजन इन अ कंट्री इन अ डेमोक्रेसी, वर्कर्स एज अ इंडस्ट्रियल सिटीजन, वर्कर्स को क्या बोला गया है, इंडस्ट्रियल सिटीजन, एक इंडस्ट्री के सिटीजन, दैट दीज आर workers have a right to be consulted in determining the rules and regulation under which they work. It gives the worker a voice in determining and exercising their rights. मतलब अगर उन वर्कर्स से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, तो उन लोगों से कंसल्ट किया जाएगा, उन लोगों की एक से रहेगी, उनसे विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद ही उन लोगों के पर्टेनिंग डिसीजन लिया जाएगा. तो वो एक इंडस्ट्रियल सिटीजन की तरह एक्ट करेंगे, जैसे कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, जैसा कि डेमोक्रेसी में होता है. यहाँ इंडस्ट्री में भी अगर उनके लिए कुछ स्कीम चला जा रही है तो उन लोगों की वॉइस ली जाएगी, उन लोगों का कंसर्न लिया जाएगा. इसके बाद और आगे बढ़ के जो कॉन्सेप्ट आया सिटीजनशिप से आगे, कि वर्कर्स को एज अ पार्टनर कंसीडर करना, उन लोगों को ऐसे देखना कि ये पार्टनर है. क्या एक बड़ी फैक्ट्री को सिर्फ एक ओनर चला सकता है? जी नहीं. क्या वो कितनी मशीनें ऑपरेट करेगा, क्या लोड करेगा, क्या अनलोड करेगा, तो उसको वर्कर्स तो चाहिएंगे. तो वर्कर्स को अगर वो ये समझेगा कि ये हाँ पार्टनर है, जैसा कि गांधी जी ने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, तो वो उनको एक पार्टनर की तरह देखेगा, तो उन लोगों का मोरल हाई रहेगा, वो एफिशिएंटली काम करेंगे एंड दैट विल अल्टीमेटली हेल्प इन बूस्टिंग द प्रोडक्शन इन एन इंडस्ट्री. This concept implies mutual responsibilities as well as sharing the fruits of a joint endeavor. In this approach, the labor is being recognized as a co-human being and co-partner in the maintenance of an organization. यहाँ पे इस concept में workers को co-partner माना गया और जो profit आया उसकी sharing की गई
एक जॉइंटली शेयरिंग की गई कि हाँ इस बार अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो आपको एज अ बोनस हम इंसेंटिव बोनस भी देंगे और जो प्रॉफिट हुआ है उसकी कुछ परसेंटेज हम वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये लोग ही हैं जिन्होंने अल्टीमेटली काम किया है, प्रॉफिट लाने में एफिशिएंटली काम किया है, तो उनको एज अ को पार्टनर माना गया। तो दिस वाज द पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट। सो दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल रिलेशन। पहली क्लास में हमने डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, डेफिनेशन टू इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड वेरियस अप्रोचेस रिलेटेड विद इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये हमारी दूसरी इंडस्ट्रियल रिलेशन की क्लास थी जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन किया। उस पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया गया है, आप उससे जाके देख सकते हैं। वेरियस लेबर लॉज भी आप वहां से देख सकते हैं, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट दिया हुआ है, बहुत ही डिटेल्ड वे में समझाया गया है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। माइंड मैप्स करवाए गए हैं ट्रेड यूनियन एक्ट के, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सिमिलरली आप अपनी प्रिपरेशन को असेस कर सकते हैं। अभी हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की वीडियोस तो लेके ही आएंगे। नेक्स्ट एक कुछ दिन में हम करंट अफेयर्स, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उनकी एक कुछ वीडियो सीरीज लेके आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में, जो कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लास्ट करीबन 1 ईयर के करंट अफेयर हम जल्दी जल्दी इन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म में कवर अप, सो दैट एस्पिरेंट्स को इधर उधर ना देखना पड़े, मल्टीपल रिसोर्सेज कंसल्ट ना करने पड़े, जो भी क्वेश्चन आएंगे उसी के अंदर से आएंगे। सो stay tuned with Educasius, download the Educasius app for more resources and stay tuned with us on Educasius YouTube channel. Thank you very much. Jai Hind.